हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा आरवी स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे वो है चार धाम परियोजना के बारे में जानने को लेकर के। कहीं ना कहीं ये चार धाम जो है वो न्यूज़ में है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हर पर्सपेक्टिव से हम चार धाम प्रोजेक्ट को डिटेल में देख लेंगे। चार धाम प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या, किस स्टेट में जुड़ा हुआ है, कौन कौन से रिवर्स हैं, नेशनल पार्क अगर है, क्योंकि प्रीलिम्स में हम देखे हैं टाइम एंड अगेन ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कोई कमिटी बनी हो उसको हेड कौन कर रहा है, उसका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव हम देखेंगे एनवायरनमेंट के कंसर्न से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर तरीके से हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे अबाउट द चार धाम प्रोजेक्ट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। चार धाम जो है वो एक सेट है 4 पिलग्रिमेज साइट्स का। भारत में 4 ऐसे पिलग्रिमेज साइट्स हैं भारत में जिनको हम चार धाम के नाम से जानते हैं। और बेसिकली ये माना जाता है कि इन साइट्स पर जाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं अचीव करेंगे हम सैल्वेशन। ठीक है, और ये जो चार धाम है वो बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरी है और रामेश्वरम है। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जो ओवरऑल में चार धाम है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, यानी कि बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में हो गया, द्वारका आपका गुजरात में हो गया, पुरी आपका ओडिशा में हो गया और रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, तो ये आपका चार धाम है। लेकिन आज जो हम चार धाम को डिस्कस करेंगे वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं, कंटेक्स्ट क्या है, क्यों इस वक्त न्यूज़ में है। तो दरअसल वेटेरन एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा रिज़ाइन कर दिए हैं एज चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स हाई पावर्ड कमिटी। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमिटी बनाया था जिसको हेड रवि चोपड़ा साहब कर रहे थे। तो उन्होंने इस हाई पावर्ड कमिटी के जो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनका जो विश्वास है कि जो हाई पावर्ड कमिटी है वो प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेजाइल इकोलॉजी वो शैटर्ड हो चुका है, पूरी तरीके से वो बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हाई पावर्ड कमिटी जो है वो इस हिमालयन इकोलॉजी को, जो कि फ्रेजाइल है, वल्नरेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, वो शायद मतलब ना बचा सके। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम मतलब इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब इशू यही है कि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर जो कि सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को सौंपा। और ये जो एपेक्स कोर्ट यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2021 में कहा था कि कहीं ना कहीं डिफेंस की ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए वो जो चार धाम परियोजना अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे रोड को वाइडर करने की बात हुई थी कि थोड़ा चौड़ा किया जाए रोडों को। तो इस वजह से वहाँ पे हाई पावर्ड कमेटी बनाया गया था और उसी का रेजिग्नेशन दे दिया है रवि चोपड़ा ने। अभी तक कोर्ट का क्या मानना है अगर हम देखें तो 2018 में इनिशियली आप देखिएगा तो ये जो प्रोजेक्ट है फाउंडेशन स्टोन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चार धाम प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी 2016 से। और इसके अलावा कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया एनवायरमेंटल ग्राउंड्स को लेकर के पिटिशनर्स के द्वारा कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे थे। बाद में फिर एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया और इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया एनजीटी के ही ऑर्डर को लेकर के अक्टूबर 2018 में। और इसके अलावा फिर कहीं ना कहीं मतलब 5.5 मीटर से ज़्यादा का चार धाम प्रोजेक्ट के जो हाईवेज़ हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब एक्सटेंड नहीं करने की बात करी गई और साथ ही साथ फिर हाई पावर्ड कमेटी वगैरह बनाया जाता है। खैर, हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं और इसके अलावा देखते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब फ़िलहाल के जजमेंट्स क्या कहते हैं। उससे पहले जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट चार धाम प्रोजेक्ट, उसको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो इसी टॉपिक से होगा, चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो चार धाम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो एम करता है इम्प्रूव करने के लिए कनेक्टिविटी टू द चार धाम पिलग्रिमेज सेंटर्स। जो भी चार धाम पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, यानी कि अब यहाँ पे जो चार धाम हैं ये हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये चारों के चारों उत्तराखंड में ही हैं और हिमालय वाले रीजन में है। गंगोत्री यानी कि जहाँ से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है और यमुनोत्री जहाँ से यमुना का। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो जर्नी है वहाँ का वो सेफ़र हो सके, फास्टर हो सके और ज़्यादा कन्वीनियंट हो सके, इस वजह से चार धाम परियोजना को चलाया जाने की बात करी गई। साथ ही साथ ये वाइडन करेगा ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर ऑफ हाईवेज जो कनेक्ट करेगा पिलग्रिमेज साइट्स को, जो कि टनकपुर पिथौरागढ़ स्ट्रेच। ये जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देंगे जो कि 3 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट कराया जाने वाला है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टनकपुर पिथौरागढ़ स्ट्रेच जो है NH 125 का नेशनल हाईवे इस 125 पे, और ये पार्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो लिपुलेख दर्रा है, कहीं ना कहीं मतलब लिपुलेख पास, जो कि अपने आप में ट्राई जंक्शन भी है इंडिया, चाइना और नेपाल का।
तो वहाँ पर आपको कैलाश मानसरोवर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसके रोल की बात कर लेते हैं, चारधाम प्रोजेक्ट का रोल क्या है नेशनल सिक्योरिटी में, तो चारधाम प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्ट करता है स्ट्रैटेजिक फीडर रोड्स, कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक है और ये कनेक्ट करता है इंडिया चाइना बॉर्डर को, और इसका आर्मी कैंप्स भी है देहरादून और मेरठ में, जहाँ पे मिसाइल बेसिस और हैवी मशीनरी लोकेटेड हैं। ठीक है, और इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, और बॉर्डर यानी कि उत्तराखंड का जो PWD डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ब्रो, और साथ ही साथ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है वो फुल्ली ओन्ड कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के तहत। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि फुल्ली ओन्ड कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में कौन कौन है आपको ध्यान रखना है। फर्स्टली है उत्तराखंड का PWD डिपार्टमेंट, सेकेंडली है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, और थर्ड आपका मिल जाएगा नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि फुल्ली ओन्ड कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत। सॉरी गाइज, अगर आप लोगों को नॉइज़ आए तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है नीचे, इस वजह से दिस इज़ इंडिया और आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। तो ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो डिस्ट्रॉय करता है अबाउट 690 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट्स एंड इवैक्यूएट करने के लिए एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस में सिर्फ आप सपोर्ट करने के लिए इन पॉइंट्स को लिख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है वो डिस्ट्रॉय करेगा 690 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट्स, और इवैक्यूएट करने की बात करी गई 20 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मतलब नॉर्मली में देखो तो 1 हेक्टेयर्स जो है उसकी अगर आप मतलब वैल्यू अगर हम आपको बताएं तो 1 हेक्टेयर्स जो है उसका वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा रफली जो स्क्वायर किलोमीटर मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 100 मीटर का जो साइड होता है तो उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और इसके अलावा आपको हम लिए चलते हैं सीधा कि ये प्रूव कर सकता है पेरिलस फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड रीजनल इकोलॉजी, कहीं ना कहीं वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के लिए ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है वहाँ की इकोलॉजी के लिए। साथ ही साथ बर्ड्स जैसे कि कालिज फेसेंट, यानी कि जो हम कहते हैं पेजेंट, आपको कभी भी आए तो आप ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं मोर की प्रजाति को ही कहा जाता है, ट्रैगोपैन्स और वेरियस स्पीशीज़ ऑफ वल्चर्स, ये तीनों ही स्पीशीज़ जो हैं वो शेड्यूल 1 में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। और इनके अलावा गोल्डन महासीर भी है जो कि IUCN में एंडेंजर्ड फिश में आता है वो, तो ये सारे स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है इनका। साथ ही साथ आप देखिएगा उत्तराखंड जो है वो कहीं ना कहीं आपको रिसेंटली मतलब वहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में फ्लैश फ्लड देखने को मिला, इवन अवेलांचेस वगैरह आते रहते हैं, ग्लेशियर्स वगैरह मतलब टूटते रहते हैं, और ये इंसिडेंट्स जो हैं वो लगातार हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स को हमेशा से वहाँ पे मतलब एड्रेस किया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो ठीक है, एक तो हिमालयन इकोसिस्टम में वो लाई करता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप में अर्थक्वेक जोन यानी कि वो प्रोन हिस्सा में आता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो टेक्टोनिकली एक्टिव वाला रीजन है, तो इस वजह से अर्थक्वेक वगैरह भी आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एनवायरनमेंट का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और यहाँ पे चारधाम जो पिलग्रिमेज के लिए बनाया जा रहा है तो इसको भी ध्यान में रख करके ही चीज़ों को बैलेंस करके करने की बात करी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट आते हैं, इस प्रोजेक्ट का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो फर्स्टली तो यही है कि वर्क विदाउट क्लियरेंस, कहीं ना कहीं क्लियरेंस के बगैर काम चालू कर दिया गया, इवन फॉल्स डिक्लेरेशन दिखाया गया कि ये जो काम होगा वो कहीं ना कहीं मतलब फॉल नहीं करेगा इन द इको सेंसिटिव जोन ऑफ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं फॉल्सली डिक्लेयर किया गया कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो होता है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे इको सेंसिटिव जोन, तो कहीं ना कहीं जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजाजी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, इनके इको सेंसिटिव जोन के हिस्सा में नहीं पड़ेगा, ऐसा फॉल्सली बताया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि इवन यूनेस्को का जो नेचुरल हेरिटेज साइट का जो लिस्ट है उसमें ये भारत का मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर हम मतलब आपको
लिए चलते हैं सीधा का सीधा इको सेंसिटिव जोन। एक्चुअली में अगर ये टर्म जो आया है तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर इको सेंसिटिव जोन की बात कर लेते हैं तो इको सेंसिटिव जोन जो है वो एरियाज़ होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़, जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द का एरिया। अगर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इनके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर का जो भी एरिया होगा वो इको सेंसिटिव जोन के हिस्सा में ही आएगा। इनको नोटिफाई किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट चेंज वाला मंत्रालय, वो नोटिफाई करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये आपको ध्यान रखना है, इको सेंसिटिव जोन जो है वो नोटिफाई किसके तहत किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया जाता है। ऑल्दो ESZ जो टर्म है वो मेंशन नहीं है इस एक्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नोटिफाई तो किया गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से ही इको सेंसिटिव जोन्स को, लेकिन ये जो टर्म है आपका ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन वो मेंशन नहीं है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। और जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आपको जो भी रीजन्स देखने को मिलेगा, यानी कि बफर का काम ये करता है। हायर प्रोटेक्शन से लेसर प्रोटेक्शन के बीच वाले एरिया में कहीं ना कहीं इको सेंसिटिव जोन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब अगर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर लेते हैं तो दोनों में से अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन की आप बात कर लोगे तो नेशनल पार्क में है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कहीं ना कहीं कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड है, जबकि नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्टेड हैं, प्रोहिबिटेड हैं। और साथ ही साथ में ये ध्यान रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पर्टिकुलर किसी स्पीशीज़ के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रख करके बनाया जा सकता है, जबकि नेशनल पार्क में ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कैटेगरी में वो नहीं बनाया जाता है। दोनों ही जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाते हैं, दोनों ही बना सकते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतलब आप इन पॉइंट्स को भी ध्यान रख सकते हो इसके अलावा। और नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं जो भी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं ESZ वाले रीजन्स में। तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ क्या हैं, पहले तो ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड के कैटेगरी में है, ये आपको ध्यान रखना है, मना किया गया है। तो पहला है कमर्शियल माइनिंग, कहीं ना कहीं रैम्पेंट तरीके से माइनिंग कमर्शियली मना किया गया है। साथ ही सॉ मिल्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ जो कि पोल्यूशन करते हो, किसी भी तरीके का एयर, वाटर, नॉइज़ किसी भी तरीके का, एस्टैब्लिश करना मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल यूज़ करना वुड का, टूरिज्म एक्टिविटीज़ जैसे कि हॉट एयर बलून्स वगैरह नेशनल पार्क्स के ऊपर नहीं किया जा सकता, डिस्चार्ज करना एफ्लुएंट्स का या फिर किसी भी सॉलिड वेस्ट का या फिर प्रोडक्शन ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस का। तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में आते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा का सारा PDF हर वीडियो का हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वहाँ से जा करके इस PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड येस वार्म वेलकम। और साथ ही साथ हमारा डेली क्विज़ भी चल रहा है इसी चैनल पे, तो आप वहाँ से जा करके भी आपका जो कुछ भी है स्टैटिक है, मतलब करंट है, किस हिसाब से प्रिपरेशन का लेवल चल रहा है और किस हिसाब से और बेहतर किया जा सकता है, आप उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट से देख सकते हो, जो कि हमारा डिटेल्ड एनालिसिस भी होता है उनमें, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटेड एक्टिविटीज़। इनमें से क्या क्या रेगुलेटेड है कि ठीक है कुछ किया जा सकता है, लेकिन दैट टू रेगुलेशन में, एक दायरे में। तो पहला है फेलिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ों को काटना। दूसरा है इस्टेब्लिश करना होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ये रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये दे करके या फिर फेलिंग ऑफ ट्रीज़ भी दे करके कहेंगे प्रोहिबिटेड में आता है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। छोटी बातें हैं लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चंस फ्रेम होता है, एंड देन वी आर लाइक कि क्वेश्चंस बना कहाँ से। इसके अलावा कमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर का, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स का, ड्रास्टिक चेंज एग्रीकल्चर सिस्टम में, और अडॉप्शन करना हैवी टेक्नोलॉजी का, पेस्टिसाइड्स का, वाइडनिंग ऑफ रोड्स। तो वाइडनिंग ऑफ रोड्स क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि हमने देखा ये 4 धाम परियोजना में यही काम किया जा रहा है, वाइडन करने की बात करी जा रही है रोड्स को, तो इस वजह से ये रेगुलेटेड एक्टिविटी में आता है अंडर ESZ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी बने, हमारा यही मकसद होता है कि हर डायमेंशन से कवर किया जाए ताकि वो क्वेश्चन आपका सही हो। नेक्स्ट है परमिटेड एक्टिविटीज़, इनमें से कौन सा काम को परमिशन दिया जाता है। तो ऑनगोइंग एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ करना रिन्यूएबल एनर्जी का, और अडॉप्शन करना ग्रीन टेक्नोलॉजी का, सभी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज थे जो कि हमने देख लिए हैं।
और नेक्स्ट अब लिए चलते हैं आपको कहीं ना कहीं मतलब अब जब उत्तराखंड की बात आ ही रही है तो हम हर तरीके से उत्तराखंड को कवर कर चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर तरीके से यहाँ पर ले करके चलने की। और अभी रिसेंटली उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड भी आया था, तो अगर उसका थोड़ा सा आपको हम जिस्ट दे दें तो कहीं ना कहीं मतलब आप देखे होंगे मतलब धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर्स जो मर्ज होते हैं और वहीं से फ्लैश फ्लड इरप्ट हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के तपोवन रेनी एरिया में, और वहाँ पे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। तो इस तरीके से अब उसका कहीं ना कहीं मतलब कहा गया कि ऋषिगंगा जो रिवर है उसका एक पोर्शन जो है वो नंदा देवी ग्लेशियर से जाकर के टकरा गया, और इसकी वजह से मतलब इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर देखने को मिला नंदा देवी ग्लेशियर। इवन नंदा देवी जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन भी है भारत में आफ्टर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, और कंचनजंगा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब जो हेरिटेज साइट है उसमें मिक्स्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब कुछ मेजर पावर प्रोजेक्ट्स भी जो चल रहे थे जैसे कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, आपको अगर मैच द फॉलोइंग में है तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में ही है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी आपका उत्तराखंड में ही है धौलीगंगा रिवर पे। तो ऋषिगंगा, तपोवन, विष्णुगढ़ ये सारे के सारे मतलब उत्तराखंड से ही जुड़े हुए हैं। और फ्लैश फ्लड होता क्या है, तो फ्लैश मतलब क्या, फास्ट, तो सडन सर्ज एकदम से बढ़ जाना पानी का स्तर, ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हुई हो, रेन हुई हो, या फिर हाईली लोकलाइज्ड इवेंट्स हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा बरसात देखने को मिले, और इससे कहीं ना कहीं जो ड्रेन्स हैं वो चोक कर गए हों और इंक्रोचमेंट या तो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। और इसका बहुत सारा कारण होता है, थंडर स्टॉर्म्स हो गया, हेवी रेन बिकॉज ऑफ हरिकेन्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, इन सब के वजह से इवन मेल्ट वाटर होना आइस का या फिर स्नो का भी ये भी माना जाता है। फ्लैश फ्लड्स इवन डैम के टूटने से भी देखने को मिल जाएगा। इवन वोल्केनोस वगैरह भी जहाँ पे है वहाँ पे भी आपको फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल जाता है। अच्छा, ग्लेशियर्स की आप बात कर लोगे तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स जो हैं वो आपको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बेसिन देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बेसिन है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ग्लेशियल लेक्स की आप बात कर लो, ग्लेशियर लेक फ्लड आउटबर्स्ट भी एक टर्म आपको देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, और ये प्रो ग्लेशियल लेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतलब धौलीगंगा हमने देखा कि तपोवन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो धौलीगंगा रिवर पे ही है, और धौलीगंगा का जो ओरिजिन है वो है वसुधरा ताल जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड का, वसुधरा ताल। और इसके अलावा धौलीगंगा जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा का। इसके अलावा नंदाकिनी है, पिंडार है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, तो ये सारे धौलीगंगा के ही मतलब आपके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और इसके अलावा अभी हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि ये जो नंदाकिनी है, पिंडार है, मंदाकिनी है, भागीरथी हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं धौलीगंगा के ही। ठीक है, अलकनंदा भी धौलीगंगा का ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और धौलीगंगा जो है वो ऋषिगंगा से मिल जाती है रायनी में जाकर के। अगेन यूकेपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, धौलीगंगा ऋषिगंगा में जाके मिलती है रायनी में, और ये मर्ज हो जाता है अलकनंदा में, विष्णुप्रयाग में। अभी हम यहाँ पे देखेंगे अपने स्क्रीन पे जो पीपीटी सामने है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में ही लोकेटेड है, और नंदा देवी सैंक्चुअरी भी है, और साथ ही साथ में ये ऋषिगंगा वहाँ से रिवर फ्लो होती है, वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस पार्क को इस्टाब्लिश किया गया था एज संजय गांधी नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम रख दिया गया नंदा देवी नेशनल पार्क। और जैसा कि हमने बताया कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत भी इसको कवर किया गया है। और ये इसके अलावा अब हम आते हैं सीधा का सीधा, क्योंकि गंगा जो है उसका ओरिजिन हमने देखा गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर, और वहीं से गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड से ही। और गंगा जो है वो पेरिनियल रिवर का हिस्सा है। बहुत जल्द हम अपना स्टैटिक पोर्शन में ज्योग्राफी का सीरीज़ चालू करने वाले हैं, तो उसमें रिवर सिस्टम हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि रिवर सिस्टम पे हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं, तो हम बहुत ही डिटेल में उसको कवर करेंगे। तो वहाँ पे हम हर रिवर को बेसिकली देख लेंगे, तो गंगा को भी वहाँ पे हम डिटेल में देख लेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में मतलब बेसिकली जो भी कवर हो, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को मतलब ईमानदारी से देख लें। तो गंगा की बात कर लेते हैं। विष्णुप्रयाग ये तब होता है जब अलकनंदा और धौलीगंगा मिलते हैं। अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में जाके मिलते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग। अब यहाँ पे n है नंदाकिनी में और नंदप्रयाग में n है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में, फिर अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में,
और अलकनंदा भागीरथी से मिलता है देवप्रयाग पे, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से गंगा बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सभी याद रखना है, लेकिन ये तो आपको भूलना ही नहीं है। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग पे। अब आप कुछ भी इसमें ट्रिक लगा करके याद कर सकते हो, आप रट्टा भी मार सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, ADV, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप देख सकते हो। साथ ही साथ में अलकनंदा और मंदाकिनी नंदप्रयाग, इसका तो NN आपसे बताया गया कि मिल रहा है। साथ ही साथ कर्णप्रयाग पिंडार के साथ, तो KP या फिर PK मूवी जो है, उस तरीके से आप देख सकते हो। तो अलकनंदा और पिंडार जो है वो कर्णप्रयाग पे मिलते हैं। और फिर अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे तो मिस्टर MR, तो MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी हम कह देते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे। तो इस तरीके से भी आप मतलब याद रख सकते हो। और इसके अलावा अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग पे मिलते हैं। तो ये तो आसान है, A और B जब है, C को खाली गायब कर दीजिए, यहाँ पे D आएगा ऑटोमेटिकली। तो देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी आपको देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ हमारा जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इवन चार धाम के भी पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने देख लिए। सिर्फ मैप पोर्शन में आपको चलिए लिए चलते हैं, मैप भी आपको दिखा देते हैं। तो आप रिवर्स के ध्यान आप रखिएगा। साथ ही साथ हमने देखा इको सेंसिटिव जोन वाला हिस्सा, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सारा रीजन्स आता है। तो ये मैप में डायरेक्टली आपको लिए चलते हैं। अब यहाँ पे ये रहा, कहीं ना कहीं mapsofIndia.com से हमने ये लिया है। और आप यहाँ पे देखिए, ये आपके बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है। ये चार धाम परियोजना यही है। और ये शहर आपके सामने देहरादून, और ये ऊपर में नॉर्दर्न हिस्सा, मतलब ये आपका आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, मतलब ऊपर आप देखिए हिमाचल प्रदेश है और इस तरफ चाइना देखने को मिल जाएगा, यानी कि टेक्टोनिकली एक्टिव वाले रीजन में ही है। और इसके अलावा तेहरी गढ़वाल वगैरह रीजन, रुद्रप्रयाग ये रहा, आप देख रहे होंगे कि रुद्रप्रयाग आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा, यहीं से फ्लो हो रहा है। तो ये एंटायर मैप आपको देखने को मिलेगा। इवन एक और मैप हमने लिया है, और ये मैप से आपको जो यहाँ का वसुधारा फॉल ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो वसुधारा फॉल भी इसी रीजन में है। साथ ही साथ वैली ऑफ फ्लावर्स हमने देख ही लिया, हेमकुंड साहिब भी इस रीजन में ही पड़ता है। तो अपार्ट फ्रॉम देम ये दो नाम भी ध्यान रखिएगा, वसुधारा फॉल और हेमकुंड साहिब, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो UKPSC की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपने डिस्ट्रिक्ट्स को आराम से देख सकते हैं, वरना जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख लिया। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वसुधारा फॉल दे देंगे। अब आप सोचेगा ये वसुधारा फॉल न्यूज़ में कब था, तो उत्तराखंड में है। साथ ही साथ हेमकुंड साहिब ये भी उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स हमने देख लिया। या फिर सीधा का सीधा नाम दे सकते तो और पूछ सकते हैं कि मतलब कौन कौन से रीजन्स इसके आसपास में पड़ते हैं, या इस तरीके से। तो आप ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, माना पास आप देखिए, लिपुलेख तो हमने देख लिया था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, माना पास भी उत्तराखंड में ही है। और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ आप देखिएगा ये जो कहीं ना कहीं शारदा रिवर, जिसको काली रिवर भी हम कहते हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब 1816 में एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मतलब गुरखाज ऑफ मतलब नेपाल की तरफ से जो थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो इंडिया और नेपाल के बीच का डिमार्केशन बाउंड्री ही उसको रखा गया है, जो कि वो भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, शारदा रिवर या फिर काली रिवर आप कह सकते हो। और लॉर्ड हेस्टिंग्स उस वक्त के गवर्नर जनरल थे जब ये मतलब ट्रीटी साइन किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो हैं वो घुमा फिरा करके उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस वक्त काला पानी, लिम्पियाधुरा मतलब और लिपुलेख, ये तीनों ही पासेस इंपॉर्टेंट थे। तो लिम्का ली से आप याद रख सकते हो, लिम्का ली से आप याद रख सकते हो ये ट्रिक से। लिम्का से मतलब लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, यही नॉर्थ टू साउथ हमने ट्रिक याद करने की है। तो मतलब लिम्का ली, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी में लगाने को है। लिपुलेख पास हमने बताया ट्राई जंक्शन पे है इंडिया, चाइना और नेपाल के, ठीक है। और यहाँ से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली हैं, बहुत ही अच्छे से देख लिया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पर मतलब बेसिकली बिल्कुल पूछ सकते हो। और साथ ही साथ में आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हम कंसिस्टेंटली और अच्छे वीडियोज़ के साथ आप तक जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे और अपना बेस्ट जो है वो देते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द डे फर्दर।